नमस्ते, मैं विराट राठौर आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हम कर रहे थे कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। अ ब्लैक बॉडी इज अ टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन की ये टेम्परेचर पर एक हमारी ब्लैक बॉडी। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी है बच्चों जिसके पास हमको टेम्परेचर दिया गया है 5760 केल्विन हमें दिया गया। The energy of the radiation emitted by the body at the wavelength of 250 नैनोमीटर। जो बच्चा हमको ये कह रहा है, जो बच्चा एनर्जी है बच्चों वो क्या कर रही है, एक वेवलेंथ निकाल रही है, रेडिएशन निकाल रही है, रेडिएट कर रही है। ठीक है, जिसका वेवलेंथ है हमारे पास 250 नैनोमीटर, हमको ये वेवलेंथ इसकी दी गई है। ठीक है, और इसकी एनर्जी में क्या मान रहा हूँ, U1 मान रहा हूँ। ठीक है, और एट वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर कह रहा है कि 500 नैनोमीटर पे जो बच्चों हमारी जो वेवलेंथ है वो एनर्जी है बच्चों हमारी U2 एंड डेट ऑफ 1000 नैनोमीटर इज U3। विंस कांस्टेंट हमको दिया गया बच्चों B इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁶ नैनोमीटर केल्विन, ये हमको दिया गया। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हमसे पूछा। तो बेसिकली बच्चों हमको तीन वेवलेंथ दी गई है। एक है बच्चों मेरे पास 250 की, एक है बच्चों मेरे पास 500 की, और एक बच्चों मेरे पास 1000 नैनोमीटर की मेरे को वेवलेंथ दी गई है। ठीक है, तो उनकी जो एसोसिएटेड एनर्जी है बच्चों वो है हमारी U1, U2 और U3। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, विंस कांस्टेंट जो B की वैल्यू होती है बच्चों मेरी वो दी गई है मेरे को 2.8 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर केल्विन, ये हमको दी गई है। तो हमसे बोल रहा है कि बच्चों जो एनर्जी होगी वो किस तरह से वेरी होगी। क्या जो हमारी एनर्जी होगी U1 क्या वो 0 होगी, क्या मेरी U3 0 होगी, या U1 ग्रेटर देन U2 होगी, या U2 ग्रेटर देन U1 होगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमसे ये बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों ये इस अकॉर्डिंग टू द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल्स टू B/T। तो बच्चों मुझे क्या पता है कि मुझे पता है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हमको क्या बताता है, जो मेरा लैम्डा T होता है वो होता है कांस्टेंट, और जो लैम्डा T जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है हमारी B की वैल्यू, और B की वैल्यू हमको दी गई है। ठीक है, तो लैम्डा T बच्चों मेरा है कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, और ये है बच्चों मेरा B, ये विंड कांस्टेंट है मेरे पास। ठीक है, तो मैं लैम्डा यहां से निकालूंगा बच्चों उनके रिस्पेक्ट के अंदर, मतलब उनके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चों जो मेरी जो हमको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, हमको दिया गया है जो बॉडी है बच्चों किस तरह टेम्परेचर की है, वो बॉडी जो है हमारी ब्लैक बॉडी वो है किस टेम्परेचर के ऊपर, वो है बच्चों हमारी 5760 केल्विन के ऊपर वो टेम्परेचर हमको दिया गया है। उसी तरह से बच्चों मुझे पता है कि जो लैम्डा T है मेरा वो होता है कांस्टेंट, तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा बच्चों इसके रिस्पेक्ट के अंदर टेम्परेचर मुझे दिया गया, तो मैं इसके रिस्पेक्ट का इसके अंदर जो मेरी वेवलेंथ की वैल्यू होगी मैं वहां से निकाल लूंगा, मतलब मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगा। तो लैम्डा की बच्चों वैल्यू जो आएगी मेरी ये आ रही है बच्चों, जो मेरी कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा ब्लैक बॉडी जो रेडिएट करेगा वो इस तरह से रेडिएट करेगा, मतलब 500 नैनोमीटर वो रेडिएट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं ये एनर्जी बनाऊं बच्चों, जैसे मेरे 250 नैनोमीटर के लिए मेरी होगी इस तरह से एनर्जी, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ जो मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है, जैसे कि मेरा वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये मैक्सिमम हो रही है बच्चों 500 पर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी की जो बच्चों हमारी जो वेवलेंथ आई है वो जो 500 आई है, मतलब ये रहेगी U2 जो मेरी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या देखने को मिल रहा है, यहां से मुझे देखने को मिल रहा है कि U1 जो है बच्चों क्या है, सबसे छोटा है, और उससे बड़ा क्या है बच्चों मेरे पास, उससे बड़ा है मेरे पास U3, और उससे भी बड़ा क्या है बच्चों मेरे पास U2। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये एनर्जी मिल गई है, क्योंकि हमने क्या किया, एमिटेड रेडिएशन का अगर मैं और वेवलेंथ का ग्राफ बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा। तो ग्राफ से बच्चों मुझे क्या पता लग रहा है कि जो U2 है बच्चों मेरी काफी ज्यादा, वो है बच्चों मेरी मैक्सिमम एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ द हीट रेडिएशन इंक्रीज विद द वेवलेंथ। कह रहा है अगर हमारे पास जो है टेम्परेचर दिया गया, जो हमारी इंटेंसिटी है बच्चों हीट रेडिएशन की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद वेवलेंथ के रिस्पेक्ट के अंदर, वो हीट रेडिएशन हमारी इंक्रीज करेगी और रीचेस अ मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, और बच्चों वो मैक्सिमम जाएगी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, एंड विथ फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ इन इट डिक्रीज। और जैसे ही हम अगर हमारी जो वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो मेरा U2 है वो ज्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, तो बच्चों जो मेरा होगा U2, तो U2 बच्चों मेरा बड़ा होगा U1 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने क्या किया इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमने देखा कि बच्चों लैम्डा T जो होता है बच्चों
विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हमको क्या बताता है? विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हमको बताता है कि लैम्डा टी जो होता है बच्चों मेरा होता है कांस्टेंट। इसको, इस वाले कांस्टेंट को बच्चों मैं बी भी बोलता हूँ, ठीक है, ये इसको मैं स्मॉल बी भी बोल सकता हूँ। तो ये होता है बच्चों मेरा विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। और हमने क्या किया, जो हमको दिया गया है बच्चों, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमको दिया गया है 550-760 केल्विन हमको दिया गया है इसका टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, फिर मैंने इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैंने इसकी वेवलेंथ निकाली। इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है ये हमारी आ जाएगी और बी की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जो एनर्जी आएगी वो U2 आएगी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो U2 होगा वो बड़ा हो जाएगा बच्चों मेरा U1 से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A piece of ice fall from a height edge so that it melt completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice get converted into the heat during its fall. The value of HH. कह रहे जो हमारे एक पीस ऑफ आइस है बच्चों हमारे पास, ठीक है, और मैंने क्या किया, उसको फोल्ड करा दिया एक हाइट एच से, सो डेट इट्स मेल्ट कम्प्लीटली, ताकि वो पूरी की पूरी जो है कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज अब्सॉर्ब बाय द आइस। कह रहा है कि जो 1/4 जो होगी बच्चों हीट हमारी वो अब्सॉर्ब हो जाएगी आइस की वजह से, ठीक है। आइस जो होगा वो 1/4 ऑफ द हीट क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। और एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। और जो सारी एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट के अंदर जैसे ही वो हमारा फॉल करेगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया बच्चों लेटेंट हीट ऑफ द आइस 3.4 × 10⁵ जूल पर केजी हमको दिया गया है। और जी की वैल्यू हमको दी गई है 10 न्यूटन पर केजी हमको दी गई है, ठीक है। तो ये बच्चों हमको इस तरह से ये दिया गया है। तो हमसे क्या पूछ रहे थे, वैल्यू ऑफ एच बोल रहे कि कितनी हाइट से हम इसको फोल कराए कि जो है हमारी जो आइस है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, हमारी वो मेल्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। According to the question, only 1/4 of the heat produced by falling piece of ice is observed in the melting of the ice. कह रहा बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया गया है कि जो हमारी 1/4 ऑफ द हीट है, 1/4 ऑफ द हीट जो प्रोड्यूस होगी बच्चों फॉलिंग बाय अ फॉलिंग पीस ऑफ आइस, वो ऑब्जर्व हो जाएगी मेल्ट करने के लिए। आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट होगी वो हेल्प करेगी किसको, वो करेगी बच्चों हमारी आइस को मेल्ट करने के लिए। तो मतलब mgh/4 को मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं क्या करूंगा, जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी हाइट रिस्पेक्ट के अंदर, तो ये कह रहा है कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी का जो बच्चों क्वार्टर है मतलब 1/4 है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ml के अंदर, उसके लेटेंट हीट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मैं mgh/4 को मैं करूंगा बच्चों इक्वेट करूंगा ml से, तो मेरी हाइट की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी जो कि आएगी बच्चों, तो m से m हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बच्चों मेरी h की वैल्यू आएगी 4L/g, ठीक है। L की वैल्यू मुझे दी गई है 3.4 × 10⁵, ठीक है। L की वैल्यू हमको दी गई है, लेटेंट हीट ऑफ द आइस हमको दी गई है 3.4 × 10⁵ जूल पर केजी हमको दी गई है, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास H आ जाएगा बच्चों मेरे पास 4L/g, और मुझे पता है कि बच्चों L की वैल्यू है हमारे पास 3.4 × 10⁵, और G की वैल्यू मुझे पता है वो हमको दी गई है 10। तो यहाँ से बच्चों जो मेरी H की वैल्यू आएगी वो आएगी 136 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी जो आइस को है बच्चों मैं उसको फोल्ड कराऊंगा और वो जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो 1/4 वो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी और वो ऑब्जर्व हो जाएगी आइस की वजह से, वही उसको हेल्प करेगी उसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी 136 किलोमीटर से अगर हम आइस को क्या करेंगे, फोल्ड कराएंगे, तो जो मेरा क्या होगा, मेरी जो होगी वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो पोटेंशियल एनर्जी को कर दिया हमारे, जो हमको पता है कि mgh/4 जो है 1/4 ऑफ द हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो ऑब्जर्व हो रही है आइस की वजह से, तो मैं इसके अंदर ये इक्वेट कर दूंगा mgh/4 = ml। तो बच्चों यहाँ से बच्चों मेरा मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है बच्चों m से m हो जाएगा कैंसिल, h बचेगा मेरे पास, g की वैल्यू मुझे पता है और l की वैल्यू मुझे दी गई है 3.4 × 10⁵ जूल पर केजी मुझे दी गई है। तो यहाँ से मेरी हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। An object kept in a large room having air temperature of 25 degree Celsius take 12 minutes to cool from 80 degree to 70 degree Celsius। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट जो बच्चों क्या रखा है, एक रूम के अंदर रखा हुआ है, काफी बड़े रूम के अंदर वो रखा गया है, जिसके अंदर जो टेम्परेचर है बच्चों, जो एयर टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस,
और ये क्या करता है बच्चों, ये 12 मिनट्स लेता है कूल होने के लिए 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 डिग्री सेल्सियस के लिए, कि इतना 12 मिनट ये कवर करता है। मतलब 12 मिनट के अंदर ये क्या करेगा, 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है, मतलब कूल हो जाता है। तो टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसको हमने रखा एक लार्ज रूम के अंदर, मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये जो एयर टेम्परेचर है बच्चों वो है बच्चों मेरा, एयर टेम्परेचर मुझे दिया गया है, वो दिया गया है मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये बच्चों जैसे कि अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या करेगा, ये टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये 80 डिग्री सेल्सियस से लेके कन्वर्ट अगर ये कूल होएगा, ठीक है, मुझे पता है कि बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर, ये क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, इसको कोल्ड प्रोवाइड करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है, 12 मिनट्स के अंदर ये जा रहा है। तो बच्चों उसी तरह से मुझे पता है कि अगर ये मान लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये गया बच्चों, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इसका जो है टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्चों मेरे पास जो टेम्परेचर है ये है मेरा 25 डिग्री सेल्सियस, ये है 25 डिग्री सेल्सियस मेरा है ये रूम टेम्परेचर, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये 80 डिग्री सेल्सियस पे था पहले, और ये क्या चला गया, ये चला गया 70 डिग्री सेल्सियस पे, ये चला गया, और इसने जो टाइम लिया है बच्चों वो लिया इसने 12 मिनट लिया है। और बच्चों 70 डिग्री सेल्सियस से मुझे पता है जो मेरा एयर टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा बच्चों, ये और कूल होना चाहेगा, और ये क्या करेगा, फिर से ये जाएगा बच्चों 60 डिग्री पर, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री पर पहुंच गया। तो हमसे पूछ रहा है जो बच्चों टाइम होगा ये कितना होगा। ठीक है, ये टाइम हमसे पूछ रहा है कि मुझे पता है कि 80 डिग्री से 70 डिग्री जाने के लिए इसको लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो पता है बच्चों मुझे कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में इसके अंदर लगाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T, मतलब जो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाई T, वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा K इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T2, ये मेरा T नोट मेरा ये हो जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का अंदर हम इसका अंदर यूज कर रहे हैं T1 से लेकर T2 तक, मतलब जो मेरा टेम्परेचर था, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये 80 डिग्री सेल्सियस में था, ये गया बच्चों 70 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट के अंदर। तो मैं अगर मैं इसके अंदर ये इक्वेट करूंगा तो मेरा क्या जाएगा, T1 है बच्चों मेरा क्या, T1 है बच्चों मेरा 80 डिग्री सेल्सियस, T2 है मेरा 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको इक्वेट करूंगा, K इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T नोट। ठीक है, तो T नोट क्या है बच्चों मेरा, T नोट है बच्चों मेरा एयर टेम्परेचर, जो मेरा रूम का जो टेम्परेचर है वो मेरे को ये 25 डिग्री सेल्सियस में मुझे दिया गया है। ये है बच्चों मेरा रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं इसको ये अंदर ये इक्वेट करूंगा तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे को K की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से अगर मेरे को K की वैल्यू मिल गई बच्चों तो मैं क्या करूंगा फिर उसके लिए, मतलब जैसे 80 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस की तरफ गया तो मेरा 70 डिग्री से ही जाएगा 60 डिग्री की तरफ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सीधा ये इक्वेट करूंगा, मुझे पता है यहाँ से मुझे K की वैल्यू मिल जाएगी। K की वैल्यू मेरे को अगर मिल जाएगी तो मैं क्या करूंगा, फिर से ये इक्वेशन लगाऊंगा बच्चों, मेरी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन जी, जो कि हो जाएगी मेरी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T नोट। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों जो मेरा क्या है, T1 बच्चों मेरा क्या है 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और जो मेरा T2 हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा इस केस के लिए 60 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों मेरा जो रूम टेम्परेचर है वो रहेगा सेम। ऐसा नहीं है कि अगर 80 डिग्री सेल्सियस है और 70 डिग्री सेल्सियस है तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा, मेरा कोई रूम के टेम्परेचर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं T नोट जो लिखूंगा बच्चों वो लिखूंगा सेम। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो उसमें बोला गया है कि जो हमारा रूम है बच्चों वो काफी ज्यादा लार्ज है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा रूम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से मैं इक्वेट करूंगा 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टी डैश। टी डैश क्या है बच्चों मेरा, टी डैश है बच्चों मेरा जितना उसने टाइम लिया 70 डिग्री सेल्सियस से लेके कन्वर्ट होने में 60 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट होने के लिए जितना इसने टाइम लिया, ये हमसे ये बोल रहा है। तो उसी तरह से अगर मैं ये इक्वेट करूंगा बच्चों 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टी डैश इज इक्वल टू K 65 माइनस 25। तो 65 क्या है बच्चों मेरा, वो है बच्चों मेरा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। T1 है बच्चों मेरा इस केस के अंदर 70, T2 है मेरा बच्चों 60। तो T1 प्लस 60 मतलब 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा मेरा 65, और T नोट है बच्चों मेरा 25। तो यहाँ से बच्चों जो मेरे को पता है, यहाँ से मुझे को पास K अननोन है, और K अननोन है तो बच्चों मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, K की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। K की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या आएगी, K की वैल्यू आएगी मेरी 10
डिवाइडेड बाय 2 k इंटू 50। तो यहां से मैं क्या, अगर मैं ये करूंगा बच्चों, तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/60। k की वैल्यू बच्चों मैं फिर इसके अंदर पुट करूंगा, k की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 t डैश इज इक्वल टू 1/60 इंटू 65 माइनस 25 कितना होता है बच्चों, वो होता है बच्चों मेरा 40। तो यहां से बच्चों मेरा क्या आएगा, ये यहां से कट जाएगा, तो टी डैश की वैल्यू आएगी मेरी 60 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों मेरा, 60 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब हो गया, ये आ गया मेरा 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर जो होगा बच्चों मेरा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो क्या कर लेगा, उसका टेम्परेचर हो जाएगा चेंज 70 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमको क्या बोल रहा है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन दी फर्स्ट 5 मिनट। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो मेरा वाटर है बच्चों वो कूल हो रहा है, मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक इन दी 5 मिनट। जैसे बच्चों हमने पहले क्वेश्चन किया था, इसके अंदर ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर हमारा वाटर है बच्चों मेरे पास, और ये क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर चेंज कर रहा है 70 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके लिए जो टाइम लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है मेरा 5 मिनट। ये बोल रहा है कि 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो ये हमसे बोल रहा है 5 and 54 इन द नेक्स्ट 5 मिनट। ठीक है, तो मेरा मान लेते हैं कि ये मेरा वाटर है, ये क्या हुआ बच्चों, पहले अगर मैं मान लेता हूँ कि पोजीशन 1 पर क्या है मेरा वाटर, क्या है, ये जाएगा बच्चों दूसरी पोजीशन पे, और फिर ये जा रहा है तीसरी पोजीशन पे। ये मान लेता हूँ ये मेरी टेम्परेचर की पोजीशन है बच्चों, यहाँ पर है बच्चों, मैं मान रहा हूँ कि ये है मेरा 70 डिग्री सेल्सियस, ये है मेरा 60 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ इसको 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों जो ये टाइम ले रहा है, इसके लिए जो टाइम होगा, अगर मैं इसको बोल दूं T12 मतलब 1 से लेके 2 के जाने के लिए जो टाइम है वो है मेरा 5 मिनट। और बच्चों जो मेरा टेम्परेचर T2 से जा रहा है T3, वो भी मेरा ले रहा है ये 5 मिनट। पर बच्चों हम इसके अंदर क्या देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर जो मेरा टेम्परेचर चेंज है वो आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, पर इस केस के अंदर मेरा क्या आ रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इन दोनों का अगर मैं टेम्परेचर का डिफरेंस लूंगा तो वो इस तरह से आ रहा है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा इसके अंदर तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, तो हमसे ये बोल रहा है कि जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का वो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है वाटर का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कंडीशन। तो बच्चों जैसे मैंने लगाया था बच्चों, मैंने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमने लगाया था, तो इसके अंदर भी हम सेम लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, वो होता है मेरा के T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T। ठीक है, ये था मेरा बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बच्चों ये हमको क्या बता रहा था कि ये है बच्चों मेरा डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये मेरा T1 है और ये T2 है, तो मेरा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा मेरा T1 माइनस T2। ठीक है, सॉरी, अगर मैं टेम्परेचर T को मैं कैपिटल से लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा T1 माइनस T2, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल लिख दूं। अगर ये मेरा टेम्परेचर T1 है और ये T2 है और ये T3 है, तो बच्चों उसी तरह से मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा टेम्परेचर T2 को और T1 को और T3 को। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से मैं क्या करूंगा, डेल्टा टी के लिए इसके अंदर लगाऊंगा। तो मेरा पहले केस के अंदर मतलब अगर 1 से लेके 2 तक की तरफ ये जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा मेरा इस केस के अंदर, वो हो जाएगा मेरा T2 माइनस T1, मतलब 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई जो टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 5 मिनट, और मुझे पता है ये होता है इसके K के बराबर। और इसको मैं इक्वेट करूंगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, वो होता है बच्चों मेरा 70 प्लस 60 मतलब 130 डिवाइडेड बाई 2 होता है मेरा 65 माइनस मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग में, इसको लिख देता हूं TS। तो बच्चों मेरे पास ये इक्वेशन मिल गई है, और दूसरी इक्वेशन मेरे को क्या मिलेगी, वो मिल जाएगी मेरे को, मैं दूसरे केस के लिए लगाऊंगा जब मेरा T2 से जा रहा है वो T3 की तरफ, मतलब 60 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 5, टाइम ले रहा है बच्चों वो सेम, तो इसको मैं इक्वेट करूंगा के T1, इसके अंदर बच्चों हो जाएगा मेरा T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय 2। T2 है बच्चों मेरा 60 और ये है बच्चों मेरा 54, तो 60 प्लस 54 होता है मेरा 1
4, ये बच्चों मेरा होता है 60 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ये इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, 114 आ जाएगा और इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे को 57, आंसर ये मुझे दे देगा। तो मतलब मैं इसके अंदर इक्वेट करूंगा 57 माइनस TS। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को 2 इक्वेशन मिल गई, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। तो बच्चों मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे निकालना है TS, तो मैं क्या करूंगा, इनको क्या कर दूंगा मैं इनको डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करूंगा, तो K की वैल्यू जो होगी बच्चों मेरी क्या हो जाएगी, K की वैल्यू मेरी हट जाएगी। K की वैल्यू मेरी हट जाएगी तो मुझे चाहिए था TS, तो मैं यहाँ से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करके। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह पे ये इसी क्वेश्चन पे ये बेस है। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। लेट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विद थीटा नोट। तो कह रहा है कि बच्चों मान लेते हैं जो टेम्परेचर है बच्चों मेरा सराउंडिंग का वो मान लेते हैं थीटा नोट मान लेते हैं। तो मुझे पता है कि बच्चों की जो मेरा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा डेल्टा T, मतलब T1 माइनस T2, मतलब इसके अंदर हमने क्या लिया है, जो टेम्परेचर है वो उसको मैं मान रहा हूँ θ1। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इनटू K। ठीक है, K बच्चों है, ठीक है, हमारा इधर वो है कोफिशिएंट है हमारा ये, तो ये क्या हो जाएगा K θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ नोट। ठीक है, θ नोट है बच्चों मेरा यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से मैं इक्वेट करूंगा पहले केस के लिए, अगर मेरा जो था ये पहले कहाँ जा रहा था, ये मेरा दूसरा केस और ये मेरा तीसरा केस। तो ये था बच्चों मेरा 70, फिर ये गया था 60 की तरफ और ये गया था फिर 54 की तरफ। इसको भी जो बच्चे लगे थे 5 मिनट लगे थे, इसको भी लगे थे बच्चों 5 मिनट। ठीक है, तो मैं ये इक्वेट करूंगा बच्चों, तो मेरी जो आंसर आएगा तो यहाँ से मेरे को 2 इक्वेशन मिलेगी। इसी तरह से मैंने क्या किया, पहले तो लिखा बच्चों पहले लिखा मैंने 70 से लेके 60 डिग्री तक जब वो जा रहा है, मतलब जो मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 70 से जा रहा है 60 की तरफ। तो 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू K प्लस 70 प्लस 60 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेट करूंगा, 70 माइनस 60 होता है बच्चों मेरा 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, 2 इक्वल्स टू K 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा मेरा 65 माइनस थीटा। तो ये इक्वेशन हमको ये मिल गई है। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन हमको मिल गई है। तो बच्चों उसी तरह से सिमिलरली मैं क्या करूंगा, दूसरे केस के लिए जो मेरा जब टेम्परेचर हो रहा है 60 डिग्री से जा रहा है 54 की तरफ, तो मैं उसके लिए इक्वेशन लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, उसी तरह से जैसे कि मेरा डेल्टा T हो जाएगा मेरा इसके अंदर 60 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 5, मतलब टाइम टेकन इज इक्वल्स टू K इंटू 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा, इसको मैं आगे और सोल्व करूंगा बच्चों, तो मुझे क्या देगा, ये दे देगा मेरे को 6/5 इज इक्वल्स टू K 57 माइनस थीटा नोट। तो बच्चों मेरे पास आ गई हैं 2 इक्वेशन। और अगर मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को करूंगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा मेरा 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 65 माइनस थीटा नोट डिवाइडेड बाई 57 माइनस थीटा। थीटा नोट है बच्चों मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर और यही हमको निकालना था। और ये यहाँ से मैं इक्वेट करूंगा तो बच्चों मेरी जो थीटा नोट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये आ गया है कि जो मेरा टेम्परेचर होगा बच्चों सराउंडिंग का वो आ जाएगा मेरा 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, एकदम ये सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाई, जिसके अंदर हमको फॉर्मूला पता है, डेल्टा T बाई T जो होता है बच्चों वो होता है मेरा K इंटू T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस T। ठीक है, तो हमने ये आंसर निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। A beaker full of hot water is kept in a room. If it cool from 80 degrees Celsius to 75 degrees Celsius in T1, from 75 degrees Celsius to 75 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in T2 minutes, and 70 degrees Celsius to 65 degrees Celsius in T3 minutes. Then तो क्या कह रहा है बच्चों, मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, हॉट वाटर हमने रखा हुआ है, और ये है बच्चों एक रूम के अंदर। ठीक है, ये है बच्चों मेरा रूम मान लेते हैं, और ये मैंने बीकर रखा हुआ है, इसके अंदर बच्चों पानी है। और हमको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा ये हमको दिया गया है कि मुझे बोल रहा है कि इफ इट कूल फ्रॉम, कह रहा है कि 80, अगर मान लेते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पे था पहले, ठीक है, फिर ये जाएगा बच्चों 75 डिग्री सेल्सियस पर,
फिर ये जाएगा मेरा 70 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो 80 डिग्री सेल्सियस बच्चों मुझे पता है, इसके लिए मेरे पास जो टाइम है वो दे रखा है मुझे T1, और जो 75 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है वो 70 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो उसके लिए मुझे दे रखा है बच्चों टाइम T2। ठीक है, और ये हमको ये क्या बोल रहा है, हमको ये बोल रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस से ये जाएगा उसके बाद 65 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके लिए मैं मान लेता हूँ बच्चों टाइम ले रहा है ये T3। तो बच्चों मुझे क्या पता है, हमको पता है कि जैसे जो मेरा बीकर है बच्चों, जो मेरा हॉट वाटर है, वो सराउंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, वो हो रहा है ठंडा हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर हो रहा है चेंज। तो बच्चों मेरा 80 डिग्री सेल्सियस से गया वो 75 डिग्री सेल्सियस पे, फिर गया बच्चों वो 70 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर गया फिर वो 65 डिग्री सेल्सियस पे गया। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया, जो टाइम हमको दिया गया बच्चों, मान लेते हैं कि टाइम है बच्चों मेरे पास T1, T2, T3, ये हमको दिया गया है कि जब मेरा टेम्परेचर जो हो रहा है चेंज, उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, और हमसे ये बोला गया है कि जो मेरा टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा वो किस तरह से होगा, क्या मेरा टेम्परेचर क्या होगा, मेरा T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा या T3 हम बड़ा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों हम इसके अंदर हम लगाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमको क्या बताता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमको बताता है कि डेल्टा टी बच्चों हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस, और टी है बच्चों मेरा टाइम टेकन। ठीक है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी, ये है बच्चों मेरा टाइम, और ये है बच्चों मेरा डिफरेंस इन टेम्परेचर। वो मेरा बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है मेरे के इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T नॉट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमको पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होती है हमारी, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमारी होती है के, तो ये आ जाएगा बच्चों जिसके अंदर T नोट बच्चों मेरा क्या है, ये है बच्चों मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर, मतलब रूम का टेम्परेचर, ये मुझे पता है। ठीक है, तो यहां से बच्चों मुझे क्या पता लग जाएगा, यहां से अगर मैं तीनों के लिए इक्वेट करूंगा तो मेरा जो टाइम होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं बच्चों, ये कह रहा है कि लेट थीटा नोट बी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, कह रहा है कि जो थीटा नोट है बच्चों उसको मान लेते हैं हम टेम्परेचर का, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको मैं थीटा नोट मान रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में इसके अंदर लगाऊंगा कि डेल्टा टी हमारा क्या हो रहा था, पहले जा रहा था वो जा रहा था पहले बच्चों हमारा 80 से 75, 75 से 70, 70 से बच्चों फिर 65। ठीक है, तो 80 से गया वो 75, 75 से गया वो 70, और 70 से गया वो 65। तो बच्चों मैं इस केस के लिए, जैसे मेरा जो 80 से लेके जाएगा 75 के लिए, उसके अंदर मैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाऊंगा, तो वो होगा इस तरह से कि 80 माइनस 75 डिवाइडेड बाय T1, मतलब डेल्टा टी डिवाइडेड बाय T1, जितना उसने टाइम लिया है T1 उसका मैं बोल रहा हूँ कि 80 से लेके 75 जाने तक उसने लिया है टाइम T1, तो बच्चों मैं इसके लिए इक्वेट करूंगा K इंटू 80 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा नॉट। ठीक है, तो ये मैं बच्चों मेरे को जो वैल्यू आएगी बच्चों T1 की, वो आ जाएगी मेरी इस तरह से, वो आ जाएगी मेरी वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय K इंटू 77.5 माइनस थीटा नॉट। उसी तरह से बच्चों मैं क्या करूंगा, सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, सेम फॉर्मूला मैं लगाऊंगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के लिए, दूसरे फेज के लिए अगर मैं लगाऊंगा, जो मेरा टेम्परेचर है उसके लिए, जो मेरा, अगर मैंने क्या किया पहले 80 से लेके 75 के लिए लगाया, फिर मैं 75 से लगाऊंगा बच्चों 70 का, फिर 75 से लगाऊंगा मैं 65 का। ठीक है, तो मेरा टेम्परेचर आएगा बच्चों मेरा 5 डिवाइडेड बाय K डिवाइड इंटू 77 माइनस 5 माइनस थीटा नॉट। तो उसी तरह से मेरा जो मेरा जो टाइम 2 आएगा बच्चों, मेरा जो T2 आएगा वो आएगा मेरा 5 डिवाइडेड बाय K 72.5 माइनस थीटा नॉट। तो बच्चों मुझे यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि मुझे मिल रहा है T1 की जो वैल्यू है बच्चों वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, T1 की वैल्यू डिपेंड कर रही है, हमको पता है कि 5 बाय K जो है बच्चों हमारा सबके अंदर ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 बाय K अगर मेरा कॉमन आ रहा है तो मेरा टेम्परेचर जो, अगर मैं क्या बोलूंगा, टेम्परेचर T1 को मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो क्या हो जाएगा, वो है एक K, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ K इंटू 1 माइनस 77.5 माइनस थीटा। ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है कि जो थीटा नोट की वैल्यू है क्या है, वो तो मेरी कांस्टेंट है, क्योंकि जो मेरा रूम टेम्परेचर है वो रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि मेरा जो है हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेरा पास है वो लार्ज रूम है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कंसीडर कर सकता हूँ, और मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जो मेरा टेम्परेचर का डिफरेंस है, अगर मेरा जो नीचे वाली जो वैल्यू होगी बच्चों वो ज्यादा होगी तो मेरा टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरी जो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो कम होगी तो मेरा जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, जो मतलब मेरा डिफरेंस रहेगा बच्चों मेरा। ठीक है, तो मुझे को यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये है बच्चों 77, ये है बच्चों 72, और ये है मेरा 67। तो जिसके केस के अंदर मुझे क्या पता लग जाएगा, जो मेरा टाइम T1 होगा बच्चों वो क्या होगा, छोटा होगा,
हाँ होगा, और T2 क्या होगा बच्चों, वो होगा T1 से भी ज्यादा छोटा, सॉरी T2 होगा बच्चों मेरा T1 से बड़ा, और T3 होगा सबसे ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे यहाँ से हम आ गई है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिफरेंस के। ठीक है, इस कौन सा डिफरेंस है बच्चों, ये डिफरेंस है मेरा डेल्टा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नोट, और थीटा नोट क्या है बच्चों, मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा रिलेशन आ गया T1 लेस देन T2 लेस देन T3। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।